जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। आज का जो ये जनसत्ता का हमारा संपादकीय है, इसमें बहुत ही एक अहम मुद्दा उठाया गया है। ये मुद्दा है वरिष्ठ नागरिकों को लेके, उनके सम्मान को लेके। और इसमें बोला गया है कि भारत में जैसे युवा वर्ग जी रहा है, रह रहा है, सुविधाएं उनको मिल रही हैं और वो एक कहीं ना कहीं संतुष्टि भरा जीवन अपने युवा काल में जी रहा है। वही संतुष्टि कहीं ना कहीं वरिष्ठ नागरिकों के बीच में नहीं दिख रही है। वो असंतुष्ट होते हुए दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं। उसका कारण क्या है? कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो उनको मिलनी चाहिए? सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, क्या करना चाहिए? ये सब चीज़ें इसमें बताया गया है। साथ ही अभी में आप लोग देखे होंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की गई थी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से। उसमें भी भारत की रैंक काफ़ी पीछे आई। उसका कारण क्या रहा? इस समय जो बातें हैं आपके इंश्योरेंस को लेके, जैसे खास तौर पे इलाज को लेके जो सरकार की तरफ से उठाए गए कदम हैं, उन पे भी डिटेल से बात किया गया है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को देखेंगे। ये आपका जो जीएस पेपर 1 है, जिसमें सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दे आते हैं, उसमें एक आपका टॉपिक होता है सोशल एम्पावरमेंट, समाज का सशक्तिकरण, जिसमें आप लोग नारी सशक्तिकरण भी एक अलग से टॉपिक पढ़ते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। तो सोशल एम्पावरमेंट जो समाज का सशक्तिकरण है, उसमें ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से फैक्ट्स हैं, हम देख सकते हैं। आइए उनको देखते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले इन्होंने कुछ अच्छी लाइनों से शुरुआत की है। हम इससे ये समझ सकते हैं कि आप इंट्रोडक्शन जो अपनी भूमिका बांधते हैं किसी भी उत्तर लेखन को या फिर निबंध को लिखने में, तो किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा है जैसे, भारतीय संस्कृति में गुरुजनों और वरिष्ठ नागरिकों का हमेशा से सम्मान किया जाता रहा है। यह व्यक्ति को बचपन से ही घुट्टी में पिला दिया जाता है, ठीक है, पिलाया जाता रहा है कि आपको अपने गुरुजनों और वरिष्ठ नागरिक जो है उनका सम्मान करना है। मगर जमाने ने अपने तेवर कुछ यूं बदले कि आधुनिकता का एक नया सैलाब कुछ यूं उमड़ा कि वृद्ध जन इसमें कहीं पीछे रह गए। जिस प्रकार की आर्थिक मंदहाली खेती से लेकर उद्योगों तक बार बार दस्तक देने लगती है, उससे यह भी लगता है कि देश के युवा भी असमय बूढ़े हो जाएंगे। वो इसलिए, इनके कहने का मतलब है कि युवा अपने बहुत कम समय में, युवा काल में इतने ज़्यादा प्रेशर को झेल लेते हैं, इतने अप डाउन्स, उतार चढ़ाव को देख लेते हैं कि यह बड़ा मुश्किल हो जाता है कहना कि उन्होंने सिर्फ अपने युवा समय को जिया है, युवा काल को जिया है। वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जो उनको मिलता है, वो कई आगे सालों का, जो मतलब 50-55 साल, 60 साल की उम्र में उनको मिलना चाहिए, वो 30-35 साल तक की उम्र में उनको मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बड़ी अच्छे शब्द इन्होंने बोला कि आधुनिकता का एक नया सैलाब। यहाँ पे ये जो लिखा है कि आर्थिक मंदहाली भी खेती से लेकर उद्योगों तक जो बार बार दस्तक देने लगी है, उससे यह भी लगता है कि देश के युवा असमय बूढ़े हो रहे हैं। तो ये जो असमय बूढ़े होने की बात की जा रही है, ये बहुत ही गहराई वाली बात है। अभी देखिए, ये जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है, ये गैलप एक है संस्था, मान लीजिए, जो रिसर्च करती रहती है, उसी के रिसर्च पे आधारित ये आपका रिपोर्ट है। इसमें क्या बोला गया है कि अभी गैलप द्वारा दुनिया में खुशहाली का एक सर्वेक्षण आया है। उसमें फिनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। तो ये तो हमारे लिए प्री के लिए इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक फिनलैंड का आया हुआ है। अब जहाँ तक भारत की बात आती है, तो भारत की रैंक है 143 देशों में 126वें स्थान पे। हम अभी खुशहाली में बहुत पीछे हैं। तो इसमें लिखा है कि भारत में युवा सबसे ज़्यादा दुखी है। खुशहाली और जीवन संतोष के मामले में भारत दुनिया के 143 देशों में से 126वें स्थान पर है। और ये बहुत ही चिंता का विषय है कि अगर युवा वर्ग असंतुष्ट है, दुखी है, तो फिर वरिष्ठ लोगों की क्या स्थिति होगी। यहाँ मध्यम आयु वर्ग के लोग तो फिर भी संतुष्ट हैं, लेकिन न 30 साल से कम उम्र के युवा खुश हैं और न देश के वरिष्ठ नागरिक व्यवस्थित ढंग से जीवन जी पा रहे हैं। बेशक एलएसआई यानी कि एजिंग स्टडी इन इंडिया का एक सर्वेक्षण कहता हो कि देश में 96% जो 96% युवाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे दुर्व्यवहार नहीं होता, और 98% जो बुजुर्ग हैं अपने जीवन से संतुष्ट हैं। तो फिर ऐसा विरोधाभास क्यों है कि हैप्पीनेस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि युवा वर्ग और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं ये असंतुष्ट हैं, लेकिन दूसरे रिपोर्ट में दे रहा है कि 96% बुजुर्ग से दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, 98% बुजुर्ग अपने जीवन से संतुष्ट हैं। तो ये दो तरह की रिपोर्ट क्यों आ रही है?
शायद इसलिए कि हमारे देश के बुजुर्गों को अध्यात्म, धर्म और संतोष का सहारा मिल जाता है। यह विडंबना जाहिर है कि भारत के 74% बुजुर्ग आज शारीरिक रूप से सक्रिय हैं। तो 3/4 बुजुर्ग ऐसे हैं हमारे देश में जो अभी भी कहीं ना कुछ काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानों पे, यहाँ तक कि रोड के किनारे आप बहुत सारे बुजुर्गों को संघर्ष करते हुए देखेंगे कि वो ठेले पे कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। जो आपको लगेगा कि हम और आप इस उम्र में नहीं कर पाएंगे, वो उस उम्र में भी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो उसी उन्हीं चीज़ों पर ये लिखा हुआ है कि देश की औसत आयु में भी 8 वर्ष की वृद्धि हो गई है, लेकिन 89 मतलब जो 79% के आसपास लोग हैं उनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। तो अभी भी 80% के आसपास की आबादी के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बीमा को एक बड़ा चिंता का कारण बताया है, क्योंकि जैसे ही आपकी अब उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। इलाज की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वहीं से तंगी, वहीं से सब कुछ सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप स्वास्थ्य बीमा में जुड़े हुए हैं तो आप उस भार से, उस सोच से तो दिक्कत से दूर हो जाएंगे कि चलो अगर मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता भी है तो मुझे पैसे की उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो स्वास्थ्य बीमा इसीलिए होना बहुत ज़रूरी है, और 80% के आसपास अगर भारतीय स्वास्थ्य बीमा से दूर हैं तो ये वाकई उनको कहीं ना कहीं चिंता भी सताता रहता है कि अगर हम बीमार पड़ गए तो फिर हमारे इलाज का क्या होगा, क्योंकि पैसे की दिक्कत आ जाती है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। देश के बुजुर्गों की बात करें तो कोविड महामारी के बाद जब बंदी हटी तो उम्मीद थी कि उत्पादन और निवेश में वृद्धि होगी, बेकार हो गए लोगों को काम मिलेगा, भुखमरी से लेकर बीमारी तक से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा लग रहा था कोविड हटने के बाद। जो आंकड़े सामने आ रहे थे वो वे भी आश्वस्त करते थे कि पिछले दशक में भारत विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में 10वें से 5वें स्थान पर आ गया, 2-3 वर्षों में तीसरे स्थान तक पहुंचने को है। मगर शिकायत थी कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को अब वह सब नहीं मिल पा रहा है जो खुशहाल भारत में उन्हें मिलना चाहिए। बीमारियां भी वृद्धों को घेरती हैं, देखिए यही बात है, बीमारियां जो है वो वृद्धों को ज़्यादा घेरती हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है आयुष्मान योजना की। तो सरकार ने आयुष्मान योजना तो शुरू कर दी, लेकिन उसमें 5 लाख रुपए वार्षिक आय तक की सीमा रेखा ने बहुत से वृद्धों को इस सुविधा से बाहर कर दिया। अब आयुष्मान भारत के बारे में एक दो चीज़ आप लोगों को बता दें, कौन कौन से लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें एक तो ये एक शर्त है कि 16 साल से ऊपर की उम्र का कोई भी व्यक्ति घर में कमाने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, घर में कोई भी पुरुष, कोई बड़ा व्यक्ति जो है वो पुरुष नहीं है। तो कोई मान लीजिए कि कोई महिलाएं हैं जो घर की मालकिन हैं, ठीक है, वही चला रही हैं घर का खर्च वगैरह, तो वो भी आयुष्मान कार्ड बन सकता है उनका। आप कच्चे घर में रहते हैं, एक कमरे का घर है, तो भी आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आप शेड्यूल ट्राइब मेंबर हैं तो भी आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। 2.5 लाख रुपए से कम आपकी आय है साल की, तब भी आपका कार्ड बन जाएगा। और भी इस तरीके के कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। अब बात यह है कि इसमें दिक्कत एक और ये भी है कि सरकार आपको ये बोलती है कि फैमिली मेंबर कितने भी हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका। अगर आप उस लिस्ट में हैं आयुष्मान भारत कार्ड बनाने वाले, तो आपको उसमें शामिल कर लिया जाएगा। अब देखिए आयुष्मान भारत योजना के पहले था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, RSBY, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें एक दिक्कत ये थी कि इसमें परिवार का साइज फिक्स कर दिया गया था कि 5 मेंबर हैं तो 5 सदस्य तक के परिवार वालों को हम लोग स्वास्थ्य बीमा में शामिल करेंगे। इसके ऊपर वाले शामिल नहीं हो पा रहे थे। तो ये जो दिक्कत थी इसको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना ने दूर कर दिया। उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत जिनका हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड बनेगा, स्वास्थ्य बीमा का कार्ड बनेगा, उनमें परिवार के सदस्य कितने होने चाहिए इस पे कोई रोक नहीं है। तो चलिए उसमें परिवार को तो आपने शामिल कर लिया, 6-7 मेंबर भी होंगे उस परिवार में तो उनको शामिल कर लिया आपने। लेकिन आप हर एक परिवार को तो 5 लाख रुपए तक की मदद दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि परिवार में किसी साल 2 बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको एक जैसी बहुत सीरियस बीमारी हो जाती है, तो एक के इलाज में अगर 4 लाख रुपए खर्चे हो गए और दूसरे के इलाज में अगर 2 लाख रुपए चाहिए होंगे, तो 1 लाख रुपया और अतिरिक्त आपको मिल जाएगा, क्योंकि परिवार में 5 ही लाख रुपए तक की गारंटी की बात की गई है। तो जो अगले 1 लाख रुपया है, 5 से 6 लाख, जिससे आपको 6 लाख रुपए का खर्चा पड़ा और 5 लाख तक सरकार ने मदद कर दिया, तो अगला जो 1 लाख रुपया है वो तो आपको खुद से खर्च करना पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक है समस्या की बात कि कितना कवर किया जाए एक परिवार को ताकि उनका इलाज हो पाए। आगे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ दिया हुआ है इन्होंने कि देखिए
भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र के बारे में इसलिए ज़्यादा इन्होंने फोकस किया हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं इस लेख को लिखने वाले को भी लगता है कि भाजपा इस समय चांस उनका ज़्यादा है गवर्नमेंट में आने का, तो उनके जो किए गए वादे हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र में विधों की भी यथोचित सुध ली गई है। यथोचित सुध मतलब, यथोचित का मतलब हो गया कि जैसा होना चाहिए वैसा, ठीक है, उपयुक्त है। तो यथोचित सुध ली गई है। एक मानवीय फैसले में कहा गया है कि अब देश के 70 से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। तो 70 साल से उम्र के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, कोई मतलब नहीं है कि आपकी कितनी कमाई है, कैसे रह रहे हैं, सबका मुफ्त इलाज होगा। यानी जो भी इस उम्र के ऊपर के बुजुर्ग हैं जिनकी संख्या औसत आयु बढ़ने के कारण बढ़ रही है, बेइलाज नहीं रहेंगे, चाहे बदलते हुए भौतिक मूल्यों के कारण उनके नाते रिश्तेदार उनकी परवाह करें या ना करें। वंचितों के लिए आयुष्मान चिकित्सा योजना तो पहले से शुरू की गई है, लेकिन अब इसमें वृद्ध जनों की स्पष्ट परवाह उनके संतोष और उनकी खुशी में वृद्धि कर सकती है और वे आने वाले समय में अपने आप को संरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप यूज़ कर सकते हैं कहीं भी अपने लेख में, निबंध में लिख सकते हैं, GS1 के आंसर में सामाजिक मुद्दों के ऊपर जब प्रश्न आए तो वहाँ भी लिख सकते हैं, जहाँ पे बड़े बुजुर्गों को लेके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आगे दिया है, मगर ऐसा माहौल भारत में बन जाएगा, इसके बारे में प्राचीन संस्कृति की तलाश में जुटे भारतीय के लिए एक चिंतनीय बात है। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत के वृद्धों को देखें तो पाते हैं कि भारत के 3/4 जो बुजुर्ग हैं वो अभी भी शारीरिक रूप से सक्रिय हैं, यानी कि 75% के आसपास जो आबादी है बुजुर्गों की अपने देश में, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आर्थिक गतिविधि में लिप्त हैं, वो काम कर रहे हैं, अपनी शारीरिक मेहनत से कर रहे हैं, जैसा कि एजिंग स्टडी इन इंडिया ने भी बताया। लेकिन उनके उचित इस्तेमाल के बारे में भारतीय अर्थव्यवस्था में सही दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता है। तो ये इनके कहने का मतलब है कि युवा वर्ग काम कर रहा है, 15 से 59 के बीच की उम्र के लोग काम कर रहे हैं, आप उनके बारे में योजना बनाते हैं, लेकिन जब 3/4 बुजुर्ग भी काम कर ही रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में उनका योगदान कैसे बेहतर बनाया जाए उसके बारे में भी थोड़ा सोच लीजिए। क्योंकि जब उनके बारे में आप सोचेंगे कि इनका योगदान अर्थव्यवस्था में कैसे बेहतर बनाया जाए, तो फिर आप उसके पीछे की और डिटेल ये सोचेंगे कि इनके स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि जब वो स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो कार्य कर पाएंगे। तो इन्होंने अप्रोच बदल दिया। इन्होंने कहा, इनके सोचने का तरीका ये है कि अगर आप सीधे बड़े बुजुर्गों को आप स्वास्थ्य का लाभ देने की बात करें, उनके सामाजिक हित की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको बोझ न लगे सरकार को कि ये पैसा जो हम इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं ये रिटर्न नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको दूसरे एंगल से सोचें कि ये अभी भी योगदान दे रहे हैं, अभी इनका योगदान कैसे बेहतर हो सके अर्थव्यवस्था में, तो उसके लिए इनका स्वस्थ रहना ज़रूरी है, इनका खुश रहना ज़रूरी है, संतुष्ट रहना ज़रूरी है। तो वहाँ से अपने आप इनकी देखभाल हो गई, बिना सरकार को लगे कि हमारे ऊपर या हमारे पैसे पे बोझ पड़ रहा है। विश्व में तो बहुत से देशों में अब तक वृद्ध शारीरिक रूप से सक्षम, बौद्धिक रूप से चैतन्य हैं, तो इनका इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक मूल्यों की बेहतर स्थापना के लिए किया जाता है। तो उन्होंने दूसरे देशों का एग्जाम्पल दिया, विकसित देशों का। ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे कोई बड़े बुजुर्ग हैं, शारीरिक रूप से अपना योगदान दे रहे हैं, इंटेलेक्चुअल तरीके से, बौद्धिक रूप से अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ भी योगदान दे रहे हैं, या फिर जो नैतिक मूल्य हैं इनके, इन्होंने भी जो अपने पूरे जीवन काल में बहुमूल्य वैल्यूज़, जो मोरालिटी है, ये सब चीज़ें जो उन्होंने इकट्ठा कर रखी हैं वो अगली पीढ़ी को दे सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहाँ पर वो देश इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपने देश में उतनी बेहतर प्लानिंग नहीं है। अमेरिका में इस बार भी जो 2 उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की दौड़ में हैं उनकी आयु 80 के आसपास है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो अपने जो बाइडेन हो। लेकिन भारत में तो 58 वर्ष की आयु में लोग सेवानिवृत्त किए जाते हैं। ये कह रहे हैं भारत में 58 साल की उम्र में लोग रिटायर्ड हो जा रहे हैं। तो देश की बेकारी का समाधान भी इसी में ढूंढा जा रहा है कि सेवानिवृत्ति की इस आयु को और घटा दिया जाए। इस तरह बहुत सारे सक्रिय लोग जो देश के विकास कार्यों में अपना बौद्धिक और शारीरिक योगदान देकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, उन्हें आप निष्क्रिय बैठाकर बनाकर बैठा दे रहे हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि दूसरे देश जहाँ पर बढ़ती उम्र के साथ लोग अभी भी काम कर रहे हैं किसी भी स्तर पे, चाहे बौद्धिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, तो उनके क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए,
उनके कार्य योगदान को अर्थव्यवस्था में कैसे बेहतर किया जा सके उस पे काम चल रहा है। लेकिन अपने देश में क्या बात हो रही है कि 60 साल में रिटायर्ड हो रहे हैं तो उनकी उम्र को और कम कर दिया जाए। तो ये बोल रहे हैं कि जब वो 55 साल, 58 साल, 56 साल, 54 साल, 57 साल इस उम्र में जब वो योगदान दे रहे हैं बेहतर, और उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और वो और बेहतर तरीके से अपने अनुभव का इस्तेमाल देश के हित में कर सकते हैं, तब उस समय आप उनको रिटायर करने की बात कर रहे हैं। तो इस पे वो थोड़ी सी अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, और इनका लॉजिक भी काफ़ी हद तक ठीक है। आगे क्या लिखा है? अर्थव्यवस्था की दर इस तरह बहुत सारे सक्रिय लोग जो देश के विकास कार्यों में अपना बौद्धिक और शारीरिक योगदान देकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, उन्हें निष्क्रिय बनाकर आप बैठा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी ने केंद्रीय स्तर पर अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक कर दी है। लेकिन पंजाब सहित कई अभी राज्य हैं जहां यह नियम लागू नहीं होता है। अब न्यायालयों की बात देखिए। न्यायालयों से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तो अनेक जांचों आदि में समाहित कर लिया जाता है, मगर सामान्य नौकरियों से मुक्त हुए लोग हाथ पर हाथ धरे बैठने को विवश हो जाते हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि अच्छे पद पे कभी अधिकारी रहे होंगे, कोई अच्छे पद पे टीचर, प्रिंसिपल और अनेक पदों पे रहे होंगे, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद अपने घरों में हैं। कोई बहुत खास योगदान उनका नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए, जो अपने मन से हमारे बड़े बुजुर्ग अच्छे पद पे रिटायर्ड हुए हैं लोग, वो अपने मन से अगर थोड़ा शांतिपूर्वक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, अब ज़्यादा योगदान नहीं देना चाहते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन जो देना चाहता है और आप उनको बेहतर अब अवसर नहीं दे रहे हैं, तो उस पे ये सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या है। आगे ये है कि समाज चेता कहते हैं कि देश के सही निर्देश में उचित योगदान के लिए अगर वृद्धों की सेवानिवृत्ति की आयु भी बढ़ा दी जाए, तो शायद उनके योगदान से एक ओर तो समाज को सही दिशा और दशा मिल जाए, और दूसरी ओर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघों द्वारा अलग अलग राज्यों में ओल्ड एज पेंशन और नई पेंशन में से चयन के विद्रोही स्वरों को भी कोई मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि अभी जैसे बात क्या हो रही है कि लोग रिटायर्ड हो जा रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद में जो ओल्ड एज पेंशन की भी बात हो रही है, ठीक है, और ओल्ड पेंशन की भी बात हो रही है, नई पेंशन की बात हो रही है, इसमें जो विवाद हो रहा है, ये सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। देखिए, यहाँ पे बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है। जो लोग कार्यरत हैं, आप उनको अवसर दे रहे हैं, तो बात ये भी है कि बाकी जो पोस्ट हैं वो भी नए युवा वर्ग के लिए भी खाली होनी चाहिए। एक बहुत बेहतरीन तालमेल बैठाना होगा, क्योंकि देश को जितनी नई एनर्जी की ज़रूरत है युवा वर्ग के माध्यम से, उतना ही हमें ज़रूरत है जो कभी युवा रहे थे, आज अनुभवी हैं, और आज का युवा कल अनुभवी बनेगा। तो हमें अनुभव और युवा शक्ति दोनों की ज़रूरत है देश को बेहतर दिशा और दशा में ले जाने की। आगे देखिए क्या है। यहाँ लिखा है कि युवाओं को रोजगार मिले, अनुदान या अनुकंपा का आसरा न मिले, महिलाओं को आरक्षण के वादे स्थगित या लंबित न हो, किसानों को उनकी मेहनत का मूल्य मिले, और गरीब या वंचित अमीरों के साथ भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के दौड़ में इतना न पिछड़ जाए कि देश के 10% समर्थ वर्ग के पास तो 90% संपदा हो जाए, और 90% वंचित वर्ग के पास केवल 10% संपदा का सहारा हो जाए। तो ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया। अब यहाँ क्या लिखा है देखिए। 50% महिलाएं ऐसी हैं जो भुगतान के बिना अपनी सेवाएं देती हैं, चाहे घर में हो या बाहर। ये तो बिल्कुल फैक्ट है। किसानों का एक वर्ग भरपूर मेहनत के बावजूद कृषि की नीवल आय का मतलब नेट इनकम, कि जैसे मेरे पास पूरी कमाई आई तो उस पूरी कमाई में से मैंने कितना अपना खर्च के बाद मेरे हाथ में पैसा आया, वो होता है नेट इनकम। तो नेट इनकम नहीं बढ़ रही है। मान लीजिए पिछले साल किसी के इंसान ने महीने का 20,000 रुपये कमाया, इस साल वो कमाए हैं 25,000, लेकिन 20,000 कमाए और उनके हाथ में बचा था 2,000, 18,000 उनके सारे खर्च काटने के बाद। इस बार उनको मान लीजिए और ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ा, अब उनके हाथ में आया 2,500। तो कमाई तो बढ़ी 25,000, 20 से 25,000, लेकिन उनके हाथ में जो नेट इनकम है, निवल आय है, वो बढ़ा सिर्फ 2,500। तो यानी कि नाम मात्र का केवल आय बढ़ा है। तो उसी की बात कही गई है। किसानों का एक वर्ग भरपूर मेहनत के बावजूद कृषि की निवल आय में वृद्धि नहीं कर पाता, क्योंकि वे छिपे हुए बेरोजगार हैं। उन्हें कृषि फसलों के विनिर्माण की ओर मोड़ देना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जब सीज़न आया तब उनको काम मिल गया। अभी जैसे कटाई चल रही है गेहूं की, तो बहुत सारे लेबर लोगों को काम मिल गया। फिर बुआई का काम होगा, उसके बाद बीच के 3-4 महीने वो कुछ नहीं करेंगे, फिर वो मनरेगा के तहत कोई काम कर लेंगे, या शहर में आके फिर से लेबर मिस्त्री या कंस्ट्रक्शन या छोटा मोटा हर एक इंसान जो पहले काम पकड़ा था वो पकड़ लेगा। तो एक तरीके से वो
छिपे हुए बेरोजगारी हैं। कई सारे गांव में आप देखेंगे 2-3 महीने कोई काम समझ में नहीं आता है, तो जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि कृषि फसल के जो भी प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मोड़ लीजिए। अगर, क्योंकि क्या होगा, पहले आप बुआई करेंगे, उसके बाद आप कटाई कर रहे हैं, तो फसल काटने के तहत भी आपके पास पहले जैसा रोजगार होगा। अब उसको आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब देंगे तो वहाँ भी आपके पास अवसर है काम करने का। एक तरीके से आप देखेंगे 12 महीना आप काम में उलझे हुए हैं। लघु और कुटीर उद्योग, जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, उनकी आय में योगदान का सहारा देंगे। इसी प्रकार अगर वृद्ध जनों की योग्यता का भी पूरा इस्तेमाल किया जाए तो देश को एक सार्थक रास्ता मिल सकता है। तो कुल मिला के देखिए, यही वो लाइन है जिसमें ये पूरा का पूरा संपादकीय लिखा हुआ है। यही कहना चाहते हैं वो, कि अगर वृद्ध जनों की योग्यता का इस्तेमाल किया जाए तो देश को एक सार्थक रास्ता मिल सकता है, यानी दशा और दिशा दोनों बेहतर हो सकती है। तो निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि जिस नैतिकता या सामाजिक मूल्यों की स्थापना की घोषणाएं आजकल फिर होने लगी हैं, अगर उसके ध्वजवाहक वे बुजुर्ग रहें जिन्हें भारतीय आदर्शों का भली भांति पता है, तो कोई कारण नहीं है कि वृद्धों को एक उपेक्षित वर्ग की तरह भारत में जीने का दुर्भाग्य मिले, कि उन्हें अपने नाते रिश्तेदार तो संभालने के लिए तैयार नहीं, और वृद्धाश्रमों की स्थापना का भी रिवाज नहीं होगा। अगर यह संकल्प उभरता है तो युवा वर्ग, महिलाएं, किसान और वंचितों के साथ उपेक्षित पर योग्य वृद्धों को भी फालतू सामान की तरह निष्कासित नहीं किया जाएगा, जो कि बहुत दुर्भाग्य है, बल्कि उन्हें भी उचित उपचार के साथ उनकी सेहत की संभाल करते हुए देश के लिए सक्रिय नागरिक बना दिया जाएगा। तो ये कुल मिला के एक बहुत बेहतरीन एक आर्टिकल था, GS1 यानी कि सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज़ के ऊपर, बड़े बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों, सीनियर सिटीजन्स को लेके। तो इसकी PDF आप लोगों को जेहो स्टडी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।